नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चिटकपुरे में। तो दोस्तों, आज की हमारी ये क्लास होगी सीटेट 15 दिसंबर के लिए। मतलब कि 15 दिसंबर को जो आपका सीटेट का एग्जाम होना है, उसी की क्लास हम आपके सामने लेकर आए हुए हैं, जो कि हिंदी पेडागोजी से संबंधित है। तो ठीक है, चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो, गांव वाले एस्पिरेंट्स चैनल पर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, हिंदी पेडागोजी से संबंधित कई क्लासेस आपकी आएंगी, जिससे आपका सब कंप्लीट हो जाएगा। आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आपका पहला प्रश्न आता है कि उच्च प्राथमिक स्तर, देखिए इसका ध्यान आपको देना है। क्या है कि उच्च प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषा को भी जगह मिलनी चाहिए। इस कथन का औचित्य नहीं है। आपको इस ये जो वर्ड है, आपको इसका एकदम विशेष तौर पर ध्यान देना है कि नहीं है। अगर नहीं है आ गया तो इसको बहुत ध्यान से आपको समझना है। देखिए, अगर आप परीक्षा में बैठते हैं, तो जैसे देखिए, सीटेट का पेपर मिलता है, ऐसा लगता है कि कोई पतली किताब दे दी गई है हमको। ठीक है, तो इसमें हमको पढ़ने में ही बहुत ज्यादा समय लगता है। तो आपको करना क्या रहता है, जैसे आप पेज खोले, पहला पेज प्रश्न पढ़ रहे हैं। अगर हमको जैसे इसमें की पॉइंट मिला, अब इसमें एक तरह से भले पढ़ते आ गए, पहले तो उच्च प्राथमिक स्तर पढ़ते आएंगे, लास्ट में नहीं दिया हुआ है, इस पे हल्का सा पेन मार देंगे आप कि ये नहीं दिया हुआ है। नहीं तो पता चला नहीं नहीं पढ़े, उसके बाद लास्ट में देखते जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हम करें। क्योंकि इसमें ऑप्शन चारों जो होते हैं, जैसे लगता है कि ये सही होगा, ये सही होगा, लेकिन आपको करना क्या है, इस चीज को ध्यान देना है। उसके बाद आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए पढ़ेंगे, फिर एक बार प्रश्न को पढ़ेंगे, उसके बाद आंसर देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदी तरफ भाषा को भी जगह मिलनी चाहिए। इस कथन का औचित्य नहीं है। मतलब कि हिंदी पाठ्य पुस्तकों को हिंदी हिंदी पाठ्य पुस्तकों में हिंदी तर भाषा को जगह मिलनी चाहिए। ठीक है, लेकिन इसमें एक ऑप्शन ये होगा जो औचित्य, मतलब जो सही नहीं दिया होगा। अब उसको हम देखेंगे। क्या है कि हिंदी तर भाषा की साहित्य से परिचित कराना। अगर उच्च प्राथमिक स्तर का कोई बालक है, ठीक है, तो उसे हम क्या करेंगे, हिंदीतर भाषा के साहित्य से परिचित कराएंगे। क्योंकि जब उच्च प्राथमिक स्तर में बालक आ जाता है, तो उसमें साहित्य से परिचित कराना जरूरी है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। उसके बाद क्या है कि हिंदीतर भाषाओं की रचना शैलियों से परिचित कराना। बिल्कुल, अगर आप रचना शैली से तो परिचित कराएंगे ही बच्चे को। ठीक है, रचना शैली से परिचित बिल्कुल कराएंगे। उसके बाद ऑप्शन आपका आता है कि हिंदीतर भाषियों के आक्रोश को शांत करना। देखिए, अब हम चलेंगे ऑप्शन डी पे। हिंदीतर भाषाओं के माध्यम में संवेदनाओं का विस्तार देना। देखिए, संवेदना यहाँ पे लिखा गया है। बिल्कुल, अगर कोई भी भाषा है यहाँ पर, लेकिन हम विशेष तौर पर हिंदी की बात कर रहे हैं, तो अगर हिंदी भाषा के माध्यम में संवेदनाओं का, ये संवेदना होनी चाहिए, संवेदनाओं का विस्तार करेंगे, तभी तो हिंदी भाषा को जगह मिलेगी। ठीक है, तो आपका ये जो आपका हो जाता है, एक मिनट, हिंदीतर भाषा की साहित्य से परिचित कराना, बिल्कुल ही आपका सही होता है। हिंदीतर भाषाओं की रचना शैलियों से परिचित कराना, ये भी आपका सही होता है। हिंदीतर भाषाओं के माध्यम से संवेदनाओं का विस्तार देना, ये भी सही होता है। तो बचता एक है जो कि नहीं है, हिंदीतर भाषाओं के आक्रोश को शांत करना। भैया, जो किसी के अंदर हिंदी भाषा को सीखने का आक्रोश है, उसे आप शांत कर देंगे, तो इसे जगह कैसे मिलेगी। तो इसका इसमें हमारा मेन पूछा भी था कि जो नहीं है, समझ रहे हैं, तो यही आपका मेन आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही आपका मेन आंसर होगा। ये सारी चीजें तो सही है, लेकिन आपको नहीं पूछा था, तो ये आपका सही उत्तर ऑप्शन सी होता है। ठीक है, अब चलेंगे। आशा करते हैं आपको प्रश्न एकदम समझ में आ गया होगा। देखिए, सीटेट में आपका मेन यही होता है कि प्रश्न को समझना होता है। ये नहीं कि फटाफट फटाफट हमको प्रश्नों की संख्या गिनवाइए कि हमने इतने प्रश्न कर लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं। एक एक प्रश्न की बारीकियों को समझेंगे, तभी आपका सीटेट क्लियर होगा। इस बात का एकदम ध्यान देना है। ठीक है, चलिए अब आते हैं दूसरे प्रश्न पे।
ठीक है। अब देखिए दूसरा प्रश्न आपका आता है कि विद्यार्थियों को, क्या है आपका प्रश्न, कि विद्यार्थियों को पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए पाठ्य पुस्तक पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त हमें क्या करना चाहिए। जैसे विद्यार्थी है, अगर हम भाषा के ज्ञान मतलब उसको पढ़ने में रुचि जगा रहे हैं, ठीक है, कि उसको पढ़ने में मन लगे, तो उसके भाषा ज्ञान में अगर हमें वृद्धि करनी है तो पुस्तक तो है ही। पुस्तक पुस्तक तो एक माध्यम है, लेकिन उसके अतिरिक्त हम क्या कर सकते हैं, प्रश्न ये पूछा है। ठीक है, तो देखिए अब प्रश्न का पहला ऑप्शन हम पढ़ेंगे कि पाठचर्या सहगामी क्रियाओं का अधिकाधिक आयोजन किया जाना चाहिए। देखिए ये बिल्कुल सही है, अगर बच्चे हैं तो उसमें हमको क्या करना चाहिए कि सहगामी क्रियाओं का, यहाँ पे क्रियाओं की बात अगर आती है कि सहगामी क्रियाओं का अधिक से अधिक आयोजन करना चाहिए। बिल्कुल जब बच्चे पाठचर्या के में इससे रिलेटेड क्रियाएं करेंगे, उसका आयोजन हम करेंगे, तो बच्चे और ज्यादा रुचि लेंगे, उस चीज को करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन 4 है, आपको ऐसा लगेगा कि कौन सा सही होगा, इसे जो सबसे ज्यादा सही होगा उसी को मानना है ठीक। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन दूसरा है कि पठन सामग्री विकसित की जा सकती है। इसमें क्या है कि पठन सामग्री विकसित की जा सकती है। ऑप्शन सी की बात अगर हम करते हैं, ऑप्शन सी की, कि शैक्षिक भ्रमण का अधिकाधिक आयोजन किया जाना चाहिए, ये भी आपका सही होता है। उसके बाद क्या है, ये उसी में आ जाएगा, हाँ, समाचार पत्र पोस्टर का निर्माण करवाया जाना चाहिए, ये भी आपका सही है। लेकिन अगर हम ऑप्शन बी की बात करते हैं, अगर हम ऑप्शन बी पे चलते हैं कि पठन सामग्री विकसित की जा सकती है, अगर बच्चे हैं, ऑप्शन बी आपका देखिए सही होता है। अगर पठन सामग्री की व्यवस्था कर लेते हैं, पठन सामग्री विकसित कर लेते हैं ना, तो उससे आपका क्या है, पाठ्य पुस्तक के अलावा पठन सामग्री रहेगी तो बच्चे उसमें क्रियाएं करेंगे और ज्यादा उनका मन लगेगा, विद्यार्थियों को पढ़ने में रुचि जागेगी। ठीक है, तो आपका समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा आता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषाई आकलन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए इसमें कहा क्या है कि ये ऑप्शन 4 दिया है, तो ऑप्शन पहले पढ़ेंगे उसके बाद प्रश्न भी समझ में आ जाएगा कि लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती है। मतलब कि इसमें प्रश्नों के प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन दिया गया है कि बच्चा अगर ये चीज कर रहा है तो किसमें सबसे ज्यादा उसका भाषाई आकलन होगा। ठीक है, तो दूसरा क्या है कि नीलकंठ की नृत्य भंगिका को अपने शब्द चित्र में प्रस्तुत कीजिए। तीसरा है कि मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए हैं। अगर टी की बात करेंगे कि बसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जालीधर में बंद रहना असहनीय क्यों है। इसका मतलब क्या है कि उच्च प्राथमिक स्तर का कोई बच्चा है तो उसके भाषाई आकलन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कौन सा था, ऐसा इसमें से कौन सा प्रश्न है जिसे अगर बच्चा सॉल्व करता है तो उसका भाषाई आकलन बहुत मजबूत हो सकता है। तो देखिए अगर हम बोलते हैं लेखिका ने नीलकंठ की कौन सी चेष्टाएं बहुत बांधी हुई, तो इसमें क्या है कि अगर हम पूछते हैं तो कोई एक लाइन में या फिर कुछ शब्दों में इसका आंसर मिल जाएगा, तो इसमें बहुत ज्यादा बच्चा क्रिएटिविटी नहीं कर पाएगा, समझ रहे हैं, इसमें बच्चा बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी नहीं कर पाएगा। ठीक, लेकिन अगर यही ऑप्शन बी की बात करते हैं, नीलकंठ की नृत्य भंगिका को अपने शब्द चित्र में प्रस्तुत कीजिए। अब इससे क्या होगा, अगर कोई भी बच्चा है उच्च प्राथमिक स्तर पर, तो अगर उसके भाषाई आकलन की दृष्टि से देखा जाए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करेंगे तो यही होगा। कैसे, अगर नीलकंठ की नृत्य भंगिका को वो अपने शब्द चित्र में प्रस्तुत करेगा ना, तो ये प्रश्न ऐसा है जिससे बच्चों में क्या होगा, सृजनात्मकता का विकास होगा, वो क्रिएटिविटी करेगा और वो मतलब कुछ टूटे फूटे शब्दों में, कुछ अच्छे शब्दों में, जो किताबी भाषा है, कुछ उसमें कुछ अपने से जोड़ के वो
विस्तार से लिखने की कोशिश करेगा, तो इससे क्या होगा कि उसके सृजनात्मकता का विकास होगा। समझ रहे हैं? तो आपका इससे ऑप्शन बी एकदम सही हो जाता है। और अगर मोर मुर्गी के नाम किस आधार पर रखे गए हैं, हम ये पूछते हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा आपका क्रिएटिविटी नहीं है। वो आपका एक दो शब्दों में इसका आंसर आ जाएगा, तो इससे बच्चा फटाक से याद करके हो जाएगा। लेकिन इसमें अपना दिमाग लगाएगा, उसमें सोचेगा, समझेगा, उसको पूरा विस्तार से लिखना है, तो वो इसमें अच्छे से लिखेगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब चलेंगे, बात करेंगे दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न क्या है कि भाषा अर्जित करने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अगर बात करते हैं भाषा अर्जित के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, तो इसमें क्या आता है कि विद्यालय परीक्षा प्रक्रिया, भाषिक पठन सामग्री, या फिर संचार माध्यमों का अधिक प्रयोग, या फिर समृद्धि भाषा परिवेश। ये क्या कह रहा है कि अगर कोई भी है, यहाँ पे बच्चा की तो बात होगी, अगर कोई दूसरे बड़े लोगों की भी बात हम करते हैं, तो कोई भाषा अगर हमको अर्जित करनी है, उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, हालांकि इसमें बच्चों को रख के बात हो रही है, ठीक है। तो ऑप्शन ए की अगर बात करते हैं, विद्यालय परीक्षा प्रक्रिया, क्या अगर विद्यालय में परीक्षा हो रही है तो उससे भाषा अर्जित करेगा विद्यार्थी? ऐसा तो कुछ नहीं होगा। ठीक है। भाषिक पठन सामग्री से भाषा अर्जित करने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान नहीं मिलेगा। संचार माध्यमों का अधिक प्रयोग, बिल्कुल ये हो सकता है, लेकिन अब हम ऑप्शन डी भी देखेंगे कि समृद्धि भाषा परिवेश। बिल्कुल देखिए, संचार माध्यमों का अधिक प्रयोग तब होगा जब उसको समृद्ध भाषा परिवेश मिलेगा। इसमें आपका ऑप्शन बी सही होता है। अगर बच्चे को भाषा परिवेश मिलता है समाज में, अब देखिए आप कहीं पे हैं, आपको परिवेश मिल रहा है, आप किसी जगह पे हैं, आपके आसपास में कई मतलब लोग हैं, अलग अलग तरीके से भाषा, अलग अलग भाषा बोल रहे हैं, हमें उनसे बोलने का मौका मिल रहा है, हमें वो परिवेश मिल रहा है, तो हम अपने भाषा अर्जन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो उसके बाद अगर हमें परिवेश मिल जा रहा है तो माध्यम मिलेगा ही, परिवेश मिलेगा तो माध्यम मिलेगा ही। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही जाता है। ओके, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं कि बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाओं को स्थान देने के लिए आवश्यक है। देखिए यहाँ पे बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाओं को स्थान देने के लिए क्या आवश्यक है। यहाँ पे बहुभाषिक की बात कर रहा है, मतलब कि कई भाषाओं, जहाँ पे कक्षा में अलग अलग विद्यार्थी अलग अलग जगह से आ रहे हैं, अलग अलग भाषा बोल रहे हैं, तो वहां पे अलग अलग विद्यार्थी अलग अलग भाषाएं बोल रहे हैं, तो वो बहुभाषिक कक्षा हो जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि भाषाओं को स्थान देने के लिए क्या करना आवश्यक है। तो ऑप्शन पढ़ेंगे कि शिक्षक बच्चों के मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार करें। ऑप्शन बी आता है कि शिक्षक बच्चों की मातृभाषाओं में गीत कविता सुने। ठीक है, उसके बाद आपका क्या आता है, ऑप्शन सी कि शिक्षक बच्चों की भाषाओं का ही प्रयोग करें, या शिक्षक बच्चों को उनकी भाषाओं में ही व्यवहार करने के लिए कहे। तो बिल्कुल देखिए, ऑप्शन डी अगर बात करें, तो अगर भाषाओं में व्यवहार करने के लिए कहेंगे टीचर, तो ये तो अच्छी बात है, तब भाषा का विस्तार होगा। लेकिन अगर पहले, तो ऑप्शन ए आपका सही होगा कि शिक्षक अगर बच्चों की मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार कर लेंगे, तभी तो भाषाओं में जैसे व्यवहार करने के लिए उन्हें चांस मिलेगा। तो शिक्षक अगर बच्चों के मातृभाषा के प्रयोग को स्वीकार करेंगे, कि मतलब कि क्लास में जितने भी बच्चे हैं वो अलग अलग भाषाएं बोल रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो अपनी मातृभाषा बोलेंगे, वे छोटे बच्चे, तो उनकी मातृभाषा को अगर हम स्वीकार करेंगे, क्लास में एक्सेप्ट करेंगे, तभी बच्चे अपनी भाषाओं को क्या अपनी भाषा को विस्तार होगा सबका। ठीक है, और वो बहुभाषिक कक्षा में बनाएगी। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे अगले प्रश्न की कि 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली, यहाँ पे वाली होगा क्योंकि वहां पे मीरा लिखा हुआ है, वाली मीरा लिखने में बेहद कठिनाई का अनुभव करती है, तो संभव है कि वह ग्रसित हो। देखिए, 8वीं कक्षा में लड़की है मीरा, ठीक है, कोई बच्ची है मीरा, वो लिख नहीं पाती,
मतलब लिख पाती है लेकिन उसे लिखने में बहुत समस्याएं होती हैं, तो वो किससे ग्रसित है, ये पूछा है आपका क्वेश्चन। तो ये भाषागत, भाषागत लिखने की बात भाषागत से कोई रिलेट नहीं है। डिसकैलकुलिया, यहाँ पे देखिए इसका भी कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे अगर हम बात करें डिसग्राफिया या डिसलेक्सिया, अगर डिसलेक्सिया की बात करते हैं तो यहाँ पे पढ़ने की बात होती है, कि अगर यही मीरा को पढ़ने में दिक्कत होती, ठीक है, अगर उसे पढ़ने में दिक्कत होती तो डिसलेक्सिया हो जाता। लेकिन डिसग्राफिया, डिसग्राफिया आपका ऑप्शन सी सही होता है। इसे हम कैसे करेंगे कि लिखने में ग्राफ होता है, ठीक है, हम ग्राफ बनाएंगे तो लिखने में, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, लिखने में ग्राफ होता है, ग्राफ से लिखने से इसे हम कनेक्ट करेंगे, जोड़ेंगे, उसके बाद दिस ग्राफ या ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा होता है कि हिंदी भाषा के विविध रूपों से परिचित कराने में सर्वाधिक सहायक है। इसमें क्या हो रहा है कि हिंदी भाषा के विविध रूपों से परिचित कराने में सर्वाधिक सहायक क्या होगा। देखिए इसका कहने का मतलब है कि अगर हिंदी भाषा है उसके अलग अलग रूप हैं, ठीक है, इसके सारे रूपों को परिचित कराने में सबसे ज्यादा सहायक क्या होगा। अगर कोई है, बच्चे हैं, उन्हें हिंदी के बारे में सारी चीजें बतानी है, तो हमें अलग अलग चीजें बतानी है, तो बच्चों को कैसे हम बताएं, सबसे अच्छा चीज क्या होगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम आंसर देंगे। पहला ऑप्शन पढ़ेंगे कि हिंदी भाषा की पत्रिका व पाठ्य पुस्तक। देखिए हिंदी भाषा की पत्रिका और पाठ्य पुस्तक से उसके विविध रूपों को बच्चों को नहीं बता दिया पाए, बताने में इतना ज्यादा मतलब सहायक नहीं होगा, ठीक है। हिंदी भाषा के समाचार पत्र व विज्ञापन, वो बच्चे हैं, वो समाचार पत्र और विज्ञापन वो उन्हें इतने अच्छे से समझ में ही नहीं आएगा कि वो उसके विविध रूप से परिचित हो सके। फिर ऑप्शन सी आता है हिंदी भाषा की पुस्तक व विज्ञापन, नहीं, ये भी आपका नहीं होगा पाएगा, ठीक है। लेकिन ऑप्शन डी आपका होता है कि हिंदी भाषा का साहित्य व अन्य मुद्रित सामग्री। यहाँ पे आपका क्या होगा कि हिंदी भाषा का साहित्य, बिल्कुल बच्चा यहाँ पे उच्च प्राथमिक स्तर की बात हो रही है तो उसमें साहित्य का ज्ञान बच्चों को देना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो उसमें अगर हम अन्य मुद्रित सामग्री होगी जिससे बच्चा रुचि लेगा समझने में, ठीक है, उसमें अलग अलग तरीके से दिया रहता है, तो हिंदी भाषा के विविध रूपों से परिचित हम करा सकते हैं हिंदी भाषा का साहित्य व अन्य मुद्रित सामग्री से, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे अगले प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा आता है कि भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार नहीं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार क्या नहीं है। तो देखिए इसमें क्या होगा, व्याकरण, सहजता, भाषाई परिवेश या फिर स्वाभाविकता। देखिए यहाँ पे बात हम करते हैं ऑप्शन ए की, व्याकरण। अगर कोई बच्चा है उसे भाषा सीखना है या फिर भाषा अर्जित करता है तो उसमें व्याकरण की कोई जरूरत नहीं है। अगर हमें कोई भाषा सीखनी है तो हम उसको उसके व्याकरण को पढ़ने नहीं बैठेंगे कि पहले हम उसके व्याकरण को पढ़े तब भैया हम इस भाषा को समझेंगे, इस भाषा को अर्जित करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन ए ही आपका सही होता है। देखिए आपका यहाँ पे नहीं जो दिया है इस पे आपको ध्यान देना, ठीक है। भाषा सीखने में सहजता होती है, बिल्कुल भाषाई परिवेश मिलता है तो आपको भाषा आप सीख सकते हैं, स्वाभाविकता मिल होती है तो सीख सकते हैं। लेकिन ये व्याकरण की बात है तो व्याकरण का बहुत ज्यादा इसमें रोल नहीं है। बहुत ज्यादा मतलब व्याकरण की जरूरत ही नहीं है। आप बातें कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, सपोज कोई भाषा आपको सीखनी है और सामने आपका कोई दोस्त है, वो कोई दूसरी भाषा बोलता है, तो उसके साथ आप रहते रहते सुनते सुनते आप उसकी भाषा को सीख लेंगे, व्याकरण की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। स्त्री को सौंदर्य का प्रतिमान बना दिया जाना ही उसका बंधन बन जाता है। इस विषय पर कक्षा में चर्चा की थी। देखिए स्त्री को सौंदर्य का प्रतिमान बना दिया जाना ही उसका बंधन बन जाता है। इस विषय पर कक्षा में चर्चा कीजिए। भाषा की पाठ्य पुस्तक में इस प्रश्न को स्थान देने का क्या आवश्यक है, ठीक है। जैसे कि ये जो टॉपिक दिया हुआ है
स्त्री को सौंदर्य का प्रतिमान बना दिया जाना, ये भाषा की पाठ्य पुस्तक में क्यों दिया गया है, इसे देना आवश्यक क्यों हुआ इसे? तो ऑप्शन को हम पढ़ेंगे, ठीक है। इस ऑप्शन को अगर पढ़ेंगे कि सौंदर्य प्रसाधनों का विरोध करना, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमें अब सौंदर्य प्रसाधनों का विरोध करने के लिए ऐसा करेंगे, नहीं। स्त्री बंधन की चर्चा करना, या फिर भाषा को स्त्री विमर्श से जोड़ना, या फिर सौंदर्य प्रतिमान। देखिए ऐसा नहीं हम करेंगे कि सौंदर्य प्रतिमान के बारे में बोल रहा है, बिल्कुल ऐसा हम नहीं समझेंगे, ठीक है। अगर ऑप्शन ए आता है सौंदर्य प्रसाधनों का विरोध करना, ये भी नहीं होगा। स्त्री बंधन की चर्चा, ये भी नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन डी आपका, सी आपका देखिए क्या होता है कि भाषा को स्त्री विमर्श से जोड़ना, बिल्कुल यही आपका सही होगा कि भाषा को स्त्री विमर्श से जोड़ना। इसका क्या मतलब है कि इस भाषा को ये सामाजिक संदर्भ में लेके जा रहा है, समझ रहे हैं। भाषा को सामाजिक संदर्भ में लेके जा रहा है और इसे अलग करके देखने के लिए बोल रहा है, ठीक है। भाषा को सामाजिक मुद्दों से जोड़ रहा है और कक्षा में प्रस्तुत करने से इससे क्या होगा कि बच्चों में भाषा क्षमता, जो भाषा क्षमता होगी उसमें क्या होगा, भाषा क्षमता से इस मुद्दे को जब उठाया जाएगा तो सामाजिक मुद्दों से भी परिचित होंगे ना बच्चे। तो भाषा को स्त्री विमर्श से जोड़ना, इसका मेन उद्देश्य है कि भाषा को सामाजिक उद्देश्य, इन सारी चीजों को कनेक्ट करके बच्चों को समझाना, यही मेन उसका मतलब है, ठीक। चलिए अगला अगला प्रश्न हमारा आता है कि पाठ में ठिठिया कर हंसने लगी जैसा वाक्य आया। तो ठिठियाना शब्द जो है, आप देखिए पाठ में कोई पाठ है तो उसमें कोई कविता नहीं होगी, तो उसमें क्या दिया हुआ है कि ठिठिया कर हंसने लगी। ये अगर ये वाक्य आता है तो जिसमें अगर ठिठियाना शब्द में आना प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, बिल्कुल ठिठियाना होता है, तो आना प्रत्यय से बनने वाले चार सार्थक शब्द लिखिए। इस प्रश्न का स्वरूप किसको घोषित करता है, मतलब कि अगर आपको दिया जाता है, पहले तो आपको एग्जाम्पल दिया जाता है कि ठिठिया कर हंसने लगी, ये वाक्य है। तो ठिठियाना जो ठिठिया कर हंसने, ठिठिया कर में अगर हमने प्रत्यय जोड़ा ठिठियाना, तो आना प्रत्यय से ये शब्द बन गया। तो हमें ये कह रहा है कि ठिठियाना जैसे और भी आना प्रत्यय से जुड़ने वाले चार सार्थक शब्द लिखिए। ये प्रश्न दिया गया। तो ये प्रश्न देने का मतलब क्या है, बच्चे को ये प्रत्यय देने का मतलब क्या है। तो अब प्रश्न के ऑप्शन को देखेंगे फिर समझेंगे कि पाठ्य पुस्तकीय व्याकरण प्रत्यय का समस्त ज्ञान, नहीं भैया, इससे प्रत्यय का समस्त ज्ञान बच्चे को नहीं देंगे। पाठ्य पुस्तकीय व्याकरण नहीं, सूत्र शैली व्याकरण नहीं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन संदर्भ में व्याकरण, संदर्भ में व्याकरण का मतलब क्या है कि आपको एक पर्टिकुलर चीज दे दी गई, तो उसी के व्याकरण के बारे में ये पूछना चाह रहा है, ठीक है। आपका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा आता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर डॉट डॉट परिचित कराने की प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। देखिए अगर उच्च प्राथमिक स्तर में बच्चा पहुंच जाता है तो उसे किन चीजों से परिचित कराने की प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। तो अब बात करेंगे कि लेखन प्रक्रिया से, अलंकार व छंद से, या फिर पठन प्रक्रिया से, या फिर साहित्यिक विधाओं से। देखिए इसका क्या है कि जब बच्चा उच्च प्राथमिक स्तर में पहुंच जाता है तो इसमें भाषा स्किल जो होती है, भाषा कौशल जो होता है, वो अपना धीरे धीरे वो क्या करता है, उसको होने लगता है, उसकी स्किल्स मजबूत होने लगती है जब उच्च प्राथमिक स्तर में पहुंचता है बच्चा, ठीक है। तो वो अब पढ़ते समय किसी रचना, जैसे कोई कविता दी गई, कविता दी गई है, तो उसके भावात्मक रूप से भी जुड़ सकता है। अगर कोई कविता दी गई उसको वो पढ़ेगा, उसमें उसका क्या भाव है उसको समझता है, ठीक है। उन सारी चीजों को समझता है और उससे जुड़ने लगता है, ठीक। और फिर जुड़ता है, फिर उसको वो कविता पढ़ने में उसको एक्साइटमेंट भी होता है। तो इसमें क्या होता है, तो इस स्तर पे जब बच्चा पहुंचता है तो उसे क्या किया जाता है, साहित्यिक विधाओं से जोड़ा जाता है। देखिए लेखन प्रक्रिया तो उसका स्टार्टिंग से ही
चालू हो जाता है, पठन प्रक्रिया भी शुरू ही हो जाता है। जब उच्च प्राथमिक स्तर पे आएगा बच्चा तब थोड़ी पढ़ने के लिए उसका स्टार्ट होगा कि उसको पढ़ने सिखाइए। और अलंकार व छंद, ये अगर इसको इसको देखेंगे तो पहले हम साहित्यिक विधाओं की बात करेंगे, ठीक है। फिर उसमें क्या होगा कि कविता हुई, कहानी, निबंध, एकांकी, ये सब सारी जो चीजें होती हैं, तो इससे बच्चों को परिचित उनको कराना पड़ता है, ताकि उनके अंदर क्या हो सके, उनके अंदर इसको जानने के लिए रुचि पैदा हो, ठीक है। इसको जानने के लिए रुचि पैदा हो और इसमें वो आनंद ले सके, क्योंकि अब वो बड़ा हो रहा है, तो अब उसे ये साहित्यिक विधाओं से जब हम परिचित करवाएंगे तो उसे बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। चलिए, अब बात आती है अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण सिखाने की किस विधि को आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी पाते हैं? देखिए, अगर उच्च प्राथमिक स्तर की बात करेंगे तो अनुवाद विधि तो नहीं है, निगमन भी नहीं है, आगमन आपका सही होगा। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उस समय आपका क्या होता है, आगमन प्रणाली की या फिर आगमन विधि का प्रयोग हम करते हैं, ठीक है। चलिए, अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा क्या आता है? अगला प्रश्न है कि भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मतलब डॉट मतलब क्या है। अगर जैसे बच्चा उच्च प्राथमिक स्तर में पहुंचता है तो भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को मतलब आप धीरे धीरे उसको नियम बताएंगे ना, तब तो वो टूटे फूटे शब्दों में कर ही रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे उसको नियम हम बताएंगे, उसकी प्रकृति को बताएंगे कि वो पहचानना स्टार्ट कर दे, ठीक है। और उसका विश्लेषण करेंगे। ये सारी चीजें उच्च प्राथमिक स्तर में जब बच्चा पहुंच जाता है तो शिक्षक शुरू कर देता है बच्चे के लिए, ठीक है। तो इसका क्या है ऑप्शन की उद्देश्य नहीं है, बल्कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य यही है, लेकिन मुख्य उद्देश्य ये तो नहीं हो सकता। एकमात्र उद्देश्य ये बिल्कुल नहीं हो सकता। जहां एकमात्र आ गया मतलब अब इसके अलावा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। तो ऑप्शन डी आपका मतलब कि इसका उद्देश्य होता है, ठीक है, कि भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है, ठीक। इसे हम मानेंगे कि उद्देश्य तो सब में लिखा हुआ है, लेकिन उसको समझना पड़ेगा कि कौन सा उद्देश्य सही है, ठीक है। अब चलेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा आता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। भैया यहाँ पर नहीं है, इस पे आप करेंगे थोड़ा सा अंडरलाइन, नहीं है बोला है, ठीक है। तो क्या होगा आपका, नहीं है अगर समझेंगे आप कि विभिन्न साहित्यिक विधाओं की समझ का विकास, पीछे हमने अभी बताया कि ये आपका जब उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चा पहुंचता है तो उसे विभिन्न साहित्यिक विधाओं की समझ धीरे धीरे शिक्षक द्वारा दी जाती है कि वो समझे, ठीक है। भी आता है कि भाषा के व्याकरण बिंदुओं की परिभाषाओं को जाना, क्या है कि भाषा के व्याकरण बिंदुओं की परिभाषाओं को जानना। सी आता है कि भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास। देखिए, भाषा की बारीकी, बारीकी तो ठीक है, बारीकी थोड़ा सा हम रखेंगे यहाँ। आगे क्या है कि सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास। देखिए, यहाँ से पॉजिटिव आने लगता है। अगर यहाँ पे सिर्फ बोलता बारीकी को समझना तो शायद यहाँ पे ये गलत हो जाता, लेकिन भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास करवाना अगर होता है तो ये आपका सही हो जाता है, ठीक है। ये बच्चे बच्चे के अंदर हम उसके सौंदर्य बोध को, बोध मतलब सौंदर्यता, भाषा की सौंदर्य बोध मतलब उसकी जानकारी को समझने के लिए उसकी क्षमता का विकास करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन डी आता है निजी अनुभव के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग। बिल्कुल, निजी अनुभव पर भाषा, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग होता है भाई, कुछ तो निजी अनुभव होता है बच्चों का भी, तो उसके बाद वो आगे अपना क्रिएटिविटी करता रहता है,
ठीक है। लेकिन ऑप्शन बी आपका क्या आता है कि भाषा के व्याकरण बिंदुओं की परिभाषाओं को जानना, ये निगेटिव पॉइंट है। ठीक है, ये आपका नहीं होगा। देखिए यही गलत है, लेकिन ऑप्शन तो यही मेन सही होगा। ठीक है, मेन ऑप्शन तो आपका यही सही होगा। ठीक है, तो आपका समझ में आ गया होगा क्या होगा आपका। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आपकी क्लास होती है यहाँ पर समाप्त, और आशा करते हैं आपको क्लास बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, देखिए ये आपका मेरे इस चैनल का नाम है गांव वाले एक्सपीरियंस। क्या है? गांव वाले एक्सपीरियंस। ठीक, गांव वाले एक्सपीरियंस। तो इस चैनल को पहले तो आप सब्सक्राइब करेंगे, तब जाके आपको इतने अच्छे से, देखिए मैंने इतने एक एक क्वेश्चन को कितने बारीकी से समझाया है। तो पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तब आगे की क्लासेस आपके पास आएंगी। ठीक है, तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब में शेयर करिए, ताकि आपको और आपके दोस्तों को इसका फायदा हो सके। ठीक है, तो दोस्तों क्लास आपको पसंद आई होगी, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ठीक है, अगली क्लास में आपसे मिलते हैं। ठीक, शुक्रिया।